तो क्योंकि मैं कोई समय सीमा में बंद के बोलता नहीं हूँ, न भाषा में बोलता, न इलाके का कहीं मैं ध्यान रखता, लिहाजा 2 घंटे बाद एक पर्ची आती है मेरे पास कि समय कम है। लेकिन मैं इस बात से निश्चिंत पहले ही हो गया हूँ, एक पर्ची मेरे पास आई है और इस पर लिखा है कोई समय सीमा नहीं है। मेरी स्पीच के बारे में अक्सर ये भी सवाल उठा कई जगह कि आप अपनी स्पीच को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से क्यों शुरू करते हैं। तो मैंने कहा कि अगर आप मुसलमानों के बीच में रहे हों, इस्लाम को जानते हों, तो शुरुआत करने के लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहना पड़ता है, लेकिन जब अजान समाप्त होती है तो सदाकल्लाहुल अज़ीम भी कहना पड़ता है। ये पहली मीटिंग होगी कि बिस्मिल्लाहिर्रहमान से शुरू हुई है, सदाकल्लाहुल अज़ीम पे ख़त्म होगी, क्योंकि जिस लड़ाई को लड़ रहे थे वो समाप्त हो चुकी है। मैं 2-3 चीज़ें वाज़े तौर पे साफ इसलिए करता हूँ कि हमारे देश में राजनीतिक दलों को लेकर के एक अलग बात हो सकती है कि उनकी राजनीतिक मजबूरी होती है, उनकी सियासी मजबूरी होती है कि किस विषय को उठाएं, किस भाषा का ध्यान रखें, क्या कहें क्या न कहें, क्या संवैधानिक है क्या असंवैधानिक है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि समाज पे कोई बंधन नहीं होता। ये समाज को पॉलिटिकल करेक्ट होने की जो बीमारी है, इससे बाहर निकलिए। लोग क्या कहेंगे, इससे बाहर निकलिए। जिन लोगों के बारे में दुनिया कह रही है, पूरा यूरोप कह रहा है, लेकिन उनको चिंता नहीं है कि लोग क्या कहेंगे। आप तो 30 साल पुरानी बात कह रहे हैं, आप 30 साल पुराने विक्टिम हैं। जिन लोगों ने अपनी किताब को, मैं नहीं जानता कि इस्लाम के बारे में हमारे देश में बड़े दानिश्वर पैदा हुए हैं, बहुत बुद्धिजीवी हुए हैं। अब उनकी समस्या यह है कि जब वो बुद्धिजीवी बनते हैं तो उनको ये अच्छा लगता है कि सबकी बात कहनी चाहिए और सबसे सर्टिफिकेट ले लेना चाहिए, तभी आप बुद्धिजीवी होंगे। लिहाजा सच को झूठ कहो और झूठ को इतना बड़ा सच बना दो कि लोग सच्चाई न समझ पाए। 1400 साल पहले जो किताब लिखी गई है, इसके बारे में बात करने से लोग डरते भी हैं, शर्माते भी हैं, अपोलोजिस्टिक भी होते हैं। जिस 1400 साल पहले किताब जो आसमान से उतरी थी, मुझे नहीं पता कि वहां कौन से सक्सेना साहब का छापा खाना था जहां से उतर रही थी किताब। जिन लोगों ने उस किताब में जो कुछ लिखा है, पूरी दुनिया में एस्टेब्लिश कर दिया, इस्लाम इज अ रिलीजन ऑफ पीस। ऐसी मार्केटिंग कोका कोला कंपनी भी नहीं कर पाई। लेकिन पूरी दुनिया में इस्लाम क्या कर रहा है, उसके बावजूद भी कुछ लोग सुनना नहीं चाहते, कुछ लोग जागना नहीं चाहते। लिहाजा हम जड़ पे हमला नहीं करना चाहते। बार बार हम बात इधर उधर की करना शुरू करते हैं। कुछ लोग आतंकवादी हैं, कुछ लोगों की वजह से ऐसा हो रहा है। अगर कुछ लोग आतंकवादी हैं तो बाकी 85% क्या कर रहे हैं? वो मूक सहमति दे रहे हैं उस आतंकवाद को, तो वो बड़े ज्यादा कातिल हैं बनस्पत उनके जो 15% लोग हैं। तो ये मत कहिए कि कुछ लोग बहक गए हैं, ये बगदादी कहां से आया। अगर आप जेनेसिस में जाएं और पता करें पूरी दुनिया में कि 1400 साल पहले मोहम्मद साहब के दामाद को रामलाल श्यामलाल ने नहीं मारा, आरएसएस बीजेपी ने नहीं मारा, किसने मारा उसका नाम बताएं मुसलमान। किसने पहला कत्ल किया था जो मोहम्मद के दामाद का कत्ल मस्जिद में किया गया, उसके बारे में बताएं। चारों खलीफाओं को किसने मारा? रामलाल श्यामलाल ने। आरएसएस की तो कोई ब्रांच भी नहीं है सऊदी अरब में भाई। लेकिन ये मुलम्मा झूठ का चढ़ रहा है इस देश के अंदर। हम सच बोले, और मैं समझता हूं कोई धर्म क्या सिखाता है मैं नहीं जानता। एक बात तो तय है, जो पैदा हुआ है वो मरेगा। 2 बातों से मैं अपनी बात रिलेट करता हूं। हमारे पिताजी 1947 में हमें बता के गए हैं कि भारत 1947 में पैदा हुआ है। उससे पहले भारत नहीं था। पिताजी ने देश को भरोसा दिलाया, पिताजी बीच में चले गए। पाकिस्तान कब बना? 14 अगस्त 1947 को। भारत 15 अगस्त 1947 को नहीं बना है। गलत हिस्ट्री पढ़ाई गई आपको।
भारत के किसी आर्काइव में कोई डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं मुझे मिलता जिसमें कोई यह कह दे कि भारत 15 अगस्त 1947 को बना या उसको आजादी मिली है। 15 अगस्त 1947 को भारत के 2 टुकड़े हुए। भारत अनंत काल से है, इसके पैदा होने की कोई तिथि नहीं है, अनंत काल से है ये। इसलिए इस बात पे यकीन रखिए कि न भारत पैदा हुआ है न भारत मरेगा। जो पैदा हुआ है वो जरूर मरेगा, उसका समय कब होगा ये मुझे नहीं मालूम। अल्लाह भी कहते हैं कि उसका जाने का तय समय निश्चित है, उसमें कोई मिनट आगे पीछे नहीं हो सकता। ऐसे ही हर जगह के फाउंडर पैदा हुए हैं। कांग्रेस पार्टी भी बनी थी, उसके भी फाउंडर थे। इस्लाम धर्म बना, उसके भी फाउंडर थे। क्रिश्चियनिटी थी, उसके भी फाउंडर थे। तो यकीन मानिए इनका अंत आ गया है। और इस बात से आपको कभी चिंता नहीं होनी चाहिए कि दुश्मन क्या कर रहा है। चिंता आपकी यह होनी चाहिए कि आप इस जगह तक पहुंचे कैसे, कौन सी चीजें आपने अपने समाज में, अपने परिवार में पीछे छोड़ दी, कौन सी आधुनिकता के चलते आपने सत्य सनातन संस्कृति को छोड़ करके, 5000 साल पुरानी सभ्यता को छोड़ करके कुछ बौने और लुटाई गिरे और चोर और मक्कारों से आज डर के आप भाग गए। वो पूरी दुनिया में देश में टर्म डिक्टेट कर रहे हैं। जितने भी लोग इस सभा में बैठे हैं, बहुत कम लोग होंगे कि जब मैं अपने पत्रकारिता का जीवन शुरू करने आया था तो जिस अखबार में मैं करता था उस अखबार में मुझे पहली ड्यूटी दी गई थी कि जंतर मंतर पे जितने धरने होते हैं वो आपको कवर करने हैं। 89 में मैं दिल्ली आया हूं और उस दिन से लेके आज तक कश्मीर और कश्मीरी पंडितों के बारे में मेरी राय नहीं बदली है। ये बात अलग है कि नौकरी के अंदर आपके कंपल्शंस होते हैं, लेकिन जब मैं तय हो चुका ये कि मैं अपनी सच बात को सच नहीं कह पा रहा हूं तो मैंने नौकरी छोड़ दी। इशू ये नहीं है कि जो समझाया जा रहा है पूरे देश में, एक माहौल बनाया जा रहा है कि ये आर्टिकल 35A और 370 कश्मीरी पंडितों के लिए हटाई गई है। माफ कीजिए, कश्मीरी पंडितों से कोई संबंध नहीं है इसका। मैं एक ललित भाई मेरी बात को एंडोर्स करेंगे, जिन लोगों का यह ख्वाब है, जो उस ख्वाब को लगातार मजबूत कर रहे हैं कि हिंदुस्तान में गज़वाए हिंद जब तक नहीं आएगा तब तक पूरी दुनिया में इस्लाम कंप्लीट नहीं होगा। हिंदुस्तान की जिम्मेदारी थी, हर हिंदुस्तानी की जिम्मेदारी थी। किसी ने एहसान कश्मीरी पंडितों के ऊपर नहीं किया है। मैं लगातार एक बात को लगातार कह रहा हूं कि अगर जम्मू नहीं बचा तो दिल्ली भी नहीं सेफ रहेगा। लिहाजा आर्टिकल 370, 35A ये तो एक टेक्निकल मामला था, ये तो आपने इस्लामिक स्टेट का लीगल मॉडल को तोड़ा है। अभी उसका एपरेटस सिस्टम में बैठा है। उस सिस्टम को डिसमेंटल किए बगैर कोई कश्मीरी पंडित यहां से नहीं जाएगा। कश्मीर में जो सरकारें थी, अब कुछ चीजें रिटन हैं और कुछ चीजें साइलेंट हैं। जो रिटन हैं वो इस कॉन्स्टिट्यूशन में है। ये कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी 3 महीने पहले मेरे एक दोस्त ने मुझे कश्मीर से लाके दी। उनका फोन आया, पुष्पेन साहब जब से आपके हाथ में दी है कॉपी, ये हमें लगता है कि समाप्त होने के बाद इस संविधान का भी समाप्ति होने वाली है और ये संविधान कश्मीर में समाप्त हो चुका है। अब इस संविधान की कोई जरूरत नहीं है। अब जम्मू कश्मीर में आपको दोबारा नागरिकता लेने के लिए जिहादी सरकारों से कोई आपको परमिशन नहीं लेनी है। लिहाजा 19 अगस्त 2014 को मैं और मेरे एक साथी ने सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 35A को चैलेंज किया। यकीन मानिए कि 6 महीने लग गए इस बात को समझने में कि यह आर्टिकल 35A है क्या। हमको बहुत लोगों ने पागल बताया, कुछ लोगों ने बताया तुम कश्मीर के नहीं हो, तुम्हें कुछ पता नहीं है। मैंने कहा मैं तो पाकिस्तान का भी नहीं था, मैं तो 12 साल से वहां भी नौकरी कर रहा हूं। ये तो कोई तर्क नहीं हुआ कि मैं कश्मीर का नहीं हूं इसलिए मुझे कश्मीर के बारे में जानने और समझने का कोई हक ही नहीं। आपके साथ जो झूठ फरेब किया गया, मैं उस पर ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता। 14 मई 1954 को भारत के राष्ट्रपति पे दबाव डाल करके नेहरू जी ने एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को भारत के संविधान में इंसर्ट किया, उसे आर्टिकल 35A कहते हैं।